Welcome to our channel. Like, comment, share and subscribe. And don't forget to hit the bell icon for notification. Let's start the story. रामपुर गांव में एक रघु नाम का गरीब किसान अपनी बेटी और पत्नी के साथ रहता था। उसके पास एक छोटा सा घर था और थोड़ी सी जमीन थी खेती के लिए। उससे ही उसका गुजारा हुआ करता था। एक दिन की बात है जी, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? रघु तनाव के साथ अपनी पत्नी मीरा को बोलता है। भाग्यवान, सोच रहा हूँ इस बार खेत के लिए बीज कैसे खरीदूं, क्योंकि पिछली खेती से कुछ बचा ही नहीं था। जो हुआ वो घर खर्च में और मुन्नी की फीस भरने में चला गया। बाकी बचा कुचा सेठ का उधार चुकाने में चला गया। अब हमारे पास खेत के बीज के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। यह सब सुनकर मीरा भी चिंतित हो जाती है और रघु से बोलता है। ये तो मुश्किल हो गई हमारे लिए। अब हम क्या करेंगे? सोच रहा हूँ सेठ से उधार ले लूं और बीज खरीद लूं। फसल अच्छी होगी तो उनके सारे पैसे धीरे धीरे लौटा दूंगा। सेठ, वो तो बहुत अकमू आदमी है। वो हमको क्यों पैसे देगा? हाँ, देने तो चाहिए, क्योंकि मैंने उनका पुराना सारा उधार चुका दिया था। अब दोबारा देने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप अभी जाकर पैसे ले आओ ताकि शाम को बीज खरीद सके और नई फसल लगा सके। मीरा की बात सुनकर रघु तुरंत ही सेठ के घर की ओर निकल जाता है। रघु एक ईमानदार और सज्जन व्यक्ति था, इसलिए वह सबको अपनी तरह अच्छा ही समझता था। रघु पैसे की आस में सेठ के घर पहुंचता है। अरे रघु, यहाँ कैसे? तुमने तो अपना उधार पिछले महीने ही उतार दिया था, फिर अब दोबारा कैसे आना हुआ? हिचकिचाहट के साथ रघु सेठ को बोलता है। वो सेठ, एक मदद चाहिए थी। हाँ हाँ, बोलो रघु, क्या हुआ? घबराओ नहीं, बोलो। सेठ, कुछ पैसे चाहिए थे फसल खरीदने के लिए। जैसे ही मेरी फसल बिकेगी मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, जल्दी ही। अरे रघु, तुम तो अपने आदमी हो, तनाव क्यों लेते हो? तुमको जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, बताओ कितने चाहिए? सेठ रामलाल रघु को पैसे दे देता है और रघु पैसे लेकर घर की ओर चल देता है। रघु के जाने के बाद सेठ का कर्मचारी बोलता है। सेठ जी, आपने इस गरीब किसान को इतने सारे पैसे इतनी आसानी से कैसे दे दिए? मुझको तो यकीन नहीं हो रहा। आप और इतने दयालु कब से? असल में सेठ रामलाल बहुत बेकार, लालची और धोखेबाज इंसान था। वह अक्सर लोगों को धोखा देकर उनसे उनकी जमीन जब्त कर लिया करता था। इस बार उसकी नजर रघु की जमीन पर थी, क्योंकि रघु का खेत हाईवे के पास था। तभी सेठ ने रघु को आसानी से पैसे दे दिए थे। सेठ का कर्मचारी उस सवाल करता है। सेठ जी, पर रघु को तो आपने पैसे दे दिए, फिर जमीन कैसे लेंगे? सेठ मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है। अरे मूर्ख, मैंने फसल खरीदने के लिए पैसे दिए हैं, पर जैसे ही फसल होगी हम उसकी फसल जला देंगे और फसल के जलने के बाद वह हमारे पैसे नहीं चुका पाएगा और हम पैसे के बदले उसकी जमीन ले लेंगे। इतना बोलकर सेठ और उसका कर्मचारी दोनों जोर से हंसते हैं और उधर रघु बीज खरीद कर घर ले जा रहा होता है और घर पहुंचकर अपनी बीवी को बोलता है। अरे ओ भाग्यवान, ये लो बीज और बचे हुए पैसे। इनको संभाल के रखो ताकि आगे खेती में काम आए। अच्छा, उस सड़ू सेठ ने पैसे दे दिए, वो भी इतनी आसानी से। मुझको यकीन नहीं हो रहा है। अरे भाग्यवान, ऐसे मत बोलो। सेठ तो दयालु व्यक्ति है, सबकी मदद करते हैं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
पूरा गांव जानता है वो धोखेबाज सबकी जमीन हड़प लेता है। आप ही सीधे रह गए। चलो छोड़ो ये सब बातें, हमारा काम हो गया, हमारे लिए तो अच्छा ही है। अब तुम भाग्यवान, खाना खिला दो, फिर कल सुबह बीज भी लगाना है। अगले दिन सुबह रघु खेत में बीज लगा देता है और कुछ महीने बाद उसकी फसल बहुत अच्छे से हो जाती है। तभी खेत पर उसकी बीवी उसके लिए खाना लेकर आती है तो रघु अपनी बीवी को बोलता है, देखो भगवान, कितनी अच्छी फसल हुई है। अब अच्छा दाम मिलेगा और हमारा कर्जा भी उतर जाएगा। दोनों खुश होते हैं और खुशी खुशी खाना खाने बैठते हैं। तभी वहाँ एक साधु बाबा आ जाते हैं और उनसे रोटी मांगते हैं। अलख निरंजन, बेटा, हमने कल से कुछ खाया नहीं है, क्या हमको तुम कुछ खाने के लिए दे सकते हो? हाँ बाबा, बिल्कुल, आप ये रोटी खा लीजिए, हम घर जाकर खा लेंगे। बाबा को रघु अपने हिस्से की रोटी दे देता है। यह देख बाबा खुश होकर रघु को कुछ आम देते हैं। बाबा, इसकी जरूरत नहीं, आप रख लीजिए इसको। बेटा, तुम बहुत दयालु हो, मैं तुमसे खुश हुआ, इसलिए अपना आशीर्वाद दे रहा हूँ। रख लो, तुम्हारे काम आएगा आगे। बाबा यह बोलकर चला जाता है और रघु और उसकी बीवी आम लेकर घर आ जाते हैं। रात को जब पूरा गांव सो रहा होता है तब सेठ और उसका कर्मचारी चोरी छिपे रघु के खेत में आकर आग लगा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। न रहेगी फसल और न मिलेंगे पैसे। भागो मुरली भागो, कोई देख लेगा वरना। अगले दिन सुबह जब रघु खेत में फसल काटने पहुंचता है तो उसको खेत जला मिलता है। वह बहुत रोता है, बहुत दुखी होता है और निराश ही घर लौट आता है। आप इतनी जल्दी आ गए, फसल कट गई क्या सब? नहीं मीरा, फसल नहीं कटी, हम बर्बाद हो गए, हमारी फसल जल गई, कुछ नहीं बचा हमारे पास, सब कुछ खत्म हो गया। अब हम अपना कर्जा कैसे चुकाएंगे? मीरा और रघु दोनों परेशान रोते हैं। तभी वहां पर सेठ आ जाता है। रघु, यह क्या सुन रहा हूँ मैं? तेरा खेत कल रात जल गया, कैसे हुआ यह सब? पता नहीं सेठ, कैसे हुआ, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। देख रघु, तेरा खेत तो जल गया, अब तू मेरे पैसे कैसे देगा? तेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए अगर 3 दिन के अंदर तूने मेरे पैसे नहीं दिए तो तेरा खेत मेरा हुआ, समझा? तभी मीरा सेठ को गुस्से में बोलती है, ये क्या बोल रहे हो सेठ? तुम ऐसा नहीं कर सकते, वो खेत हमारा है और हमारा ही रहेगा। देखो बहन, ये पहले ही तय होता है, जो पैसे वक्त पर नहीं देता वो जमीन से जाता है। अब कुछ नहीं हो सकता, 3 दिन का वक्त है, पैसे दो वरना जमीन गई। यह बोलकर सेठ और उसका आदमी चले जाते हैं और रघु का परिवार परेशान ही वहां खड़ा रहता है। रात के समय खाने के वक्त जब रघु की बेटी बाबा के दिए हुए आम लाती है और बोलती है, पापा पापा, आम खाओगे? हाँ बेटा, खा लो। रघु और उसकी बीवी परेशानी में अपनी रात जागकर काटते हैं। रघु की बेटी आम खाकर उनकी गुठली खेत में ही फेंक आती है। अगले दिन जब रघु उदास भरे मन से खेत देखने जाता है तो वह खेत देखकर चौंक जाता है। खेत में आम के सुंदर सुंदर पेड़ खड़े होते हैं और उन पर रसीले आम लटक रहे होते हैं। रघु के पीछे पीछे उसकी बेटी और बीवी भी खेत आ जाते हैं और वह भी यह देख चौंक जाते हैं
कि रात रात में खेत के अंदर आम के पेड़ कहाँ से आ गए। तभी मुन्नी मीरा और रघु को बताती है कि रात में उसने आम खाकर गुठली खेत में ही फेंक दी थी। पापा पापा, ये तो बहुत रसीले और मीठे आम हैं, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने कल रात खाए थे। मैंने कल आम खाकर गुठली खेत में ही फेंक दी थी और देखो माँ पापा, ये कितनी जल्दी बड़े हो गए। ये तो जादू हो गया माँ, जादू। रघु अपने मन में सोच रहा होता है कि यह सब एक रात में कैसे हुआ। यह सब तो मुमकिन नहीं हो सकता, यह कोई चमत्कार ही है। तभी वह बाबा की बात याद करता है और अपनी बीवी को बोलता है, मीरा, ये वही आम थे जो उस बाबा ने हमको दिए थे। लगता है ये कोई जादुई आम है और वो बाबा चमत्कारी था। हाँ, सही कहा आपने। मुझको भी यही लगता है। चलो एक काम करो, आप बाजार जाकर यह आम बेच आओ और कुछ पैसे कमा लो। सेठ भी 2 दिन बाद पैसे लेने आएगा। अगर उसको पैसे नहीं मिले तो वह हमारी जमीन छीन लेगा। आप अब जल्दी बाजार के लिए निकलो। ठीक है भाग्यवान, मैं इसको लेकर बाजार जाता हूँ। तुम और मुन्नी आराम से घर जाओ। रघु बाजार में आम बेच देता है और उसको पहले दिन ही काफी ज्यादा फायदा मिलता है। उसकी अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है। वह अब खुशी खुशी आम बेचकर घर आ जाता है। ए जी, आ गए आप? बिक गए सारे आम? हाँ भाग्यवान, सब आम बिक गए। आम इतने मीठे और रसीले थे कि सब लोग खरीद कर ले गए और सबने बहुत तारीफ की। सारे आम एकदम बिक गए। भला हो उस बाबा का जिसने हमको ये आम दिए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप भगवान के रूप में हमारी मदद के लिए आए। अब आप रोज यह आम बेचकर आया करो। बाजार में इनका दाम सही मिल रहा है। रघु आम बेचकर 3 दिन बाद सेठ के सारे पैसे चुका देता है और अपनी जमीन बचा लेता है। वह खुशी खुशी अपने परिवार के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। वहीं दूसरी ओर सेठ को यह बात बहुत ज्यादा परेशान कर रही होती है कि वह रघु की जमीन नहीं ले पाया और रघु ने इतने कम वक्त में सारा पैसा चुका दिया। यह कैसा चमत्कार है, हमने तो रघु का खेत जला दिया था, फिर भी रघु के उस खेत में आम के पेड़ कहाँ से आए और इतनी जल्दी बड़े कैसे हो गए और वह खूब पैसे भी कमा रहा है उनसे, ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं सेठ जी, ऐसा कैसे हुआ। रघु ने तो खेल ही पलट दिया। पता लगाओ मुरली, इसके पीछे कौन है। मुझको वो हाईवे का खेत चाहिए ही चाहिए। जी सेठ, आप निश्चिंत रहिए, मैं पता लगाता हूँ। एक तरफ रघु अपनी ईमानदारी, मेहनत और सच्चे मन की वजह से खुश था। वहीं सेठ उसको बर्बाद करने का और उसकी जमीन हड़पने का दूसरा उपाय खोज रहा था। आगे की कहानी के लिए दूसरे हिस्से का इंतजार करें। Thanks for watching. Stay tuned with our channel for more such type of story videos. See you soon with next story. Bye bye.